नमस्कार साथियों, शिप स्टेबिलिटी के न्यू लेक्चर में आपका स्वागत है। एक शिवा यादव नाम के ज्वाइंट मेंबर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था शिप स्टेबिलिटी का चैप्टर 8। तो आज हम चैप्टर 8 की शुरुआत कर रहे हैं, सेंटर ऑफ बॉयंसी। जैसे आप लोग चैप्टर 6 और चैप्टर 7 में क्रमशः आप पढ़े हैं ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, किस प्रकार निकाला जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी क्या होता है। उसी प्रकार आपको सेंटर ऑफ बायएंसी जो है वह पढ़ना है। सेंटर ऑफ बायएंसी क्या होता है, सेंटर ऑफ बायएंसी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, अर्थात किस प्रकार कैलकुलेशन करके हम लोग उसका पोजीशन निकालते हैं। और सेंटर ऑफ बायएंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों में बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वह मिलता जुलता है, अर्थात सिमिलरिटी है कुछ कुछ कॉन्सेप्टों में, और उसी सिमिलरिटी को भी मैं आपको बताता चलूंगा जिससे आपको समझने में आसानी होगा। अब देखिए, आप सभी लोग बॉयंसी के बारे में जानते हैं और मैं आपको चैप्टर 3 में जो फ्लोटेशन है उसमें मैं आपको बता चुका हूं। आप सभी जानते हैं जब शिप पानी में तैरता है तो शिप के ऊपर बॉयंसी फोर्स लगता है, और यह बॉयंसी फोर्स किसके बराबर होता है? यह होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर, अर्थात शिप जितना वाटर हटाएगा उतना ही उस पर बॉयंसी फोर्स लगेगा। ये तो मैं आपको बहुत पहले समझा चुका हूं, बायएंसी फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। अब देखिए एक्चुअली में होता क्या है। अब मान लेते हैं ये शिप है और ये शिप का वेट जो है वह 20,000 टन है, 20 के टन ये शिप का वेट है। के का मतलब होता है 1000, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर पूछने लगेंगे, इसलिए 20 के का मतलब हो गया 20,000 टन। अब हम मान लेते हैं शिप का जो इतना पार्ट है, इस पार्ट का वेट है 10,000 टन। मान लेते हैं इस पार्ट का वेट है 1,000 टन, इस पार्ट का वेट है 3,000 टन, इस पार्ट का वेट है 2,000 टन और इस वाले पार्ट का वेट है 4,000 टन। और शिप पर नीचे से पानी द्वारा बायएंसी फोर्स जो है वह लग रहा होगा, और हम जान रहे हैं यह शिप जो है पानी में फ्लोट कर रहा है, तो शिप का जितना वेट है उतना ही इस पर बॉयंसी फोर्स लग रहा है। अतः इस पर बॉयंसी फोर्स कितना लग रहा है? 20,000 टन, अर्थात शिप जो है वह 20,000 टन वाटर डिस्प्लेस किया है। और यदि हम इस 20,000 टन बॉयंसी फोर्स को अलग अलग डिवाइड कर दें तो हमें इस वाले एरिया में 10,000 टन का बॉयंसी फोर्स लगेगा, इस वाले एरिया में 1,000 टन का, इस वाले एरिया में 3,000 टन, इस वाले में 2,000 टन और इस वाले में 4,000 टन। और यह सभी इंडिविजुअल बायएंसी फोर्स उस इंडिविजुअल पार्ट के नीचे लगता रहेगा। लेकिन यदि हमें कह दिया जाता है कि आप हमें बताइए इस शिप पर रिजल्टेंट बॉयंसी फोर्स कितना लग रहा है, अर्थात टोटल बॉयंसी फोर्स, ये जो फाइनल बॉयंसी फोर्स है वह इस शिप पर कितना लग रहा है, तो हम इस सारे को ऐड कर देंगे और हम लिख देंगे यह किसके बराबर आएगा? 20,000 टन के बराबर। और जिस प्रकार आप रिजल्टेंट बॉयंसी फोर्स अर्थात फाइनल बॉयंसी फोर्स निकालें, उसी प्रकार यदि आपको कह दिया जाए आप हमको रिजल्टेंट पॉइंट बताइए, अर्थात रिजल्टेंट पोजीशन किस बिंदु पर अर्थात किस पोजीशन पर यह सारा के सारा 20,000 टन बॉयंसी फोर्स लग रहा है, तो आप यह कैसे मालूम करिएगा? तो आपको इस चैप्टर में रिजल्टेंट बॉयंसी फोर्स का पोजीशन कैसे निकाला जाता है यही आपको पढ़ना है। और जो रिजल्टेंट बॉयंसी फोर्स का पोजीशन होता है उसी को हम लोग सेंटर ऑफ बॉयंसी बोलते हैं। अतः कोई यदि आपको सेंटर ऑफ बॉयंसी डिफाइन करने के लिए कह दे तो आप क्या कह सकते हैं? किसी भी शिप का या किसी भी ऑब्जेक्ट का, नॉट ओनली शिप, किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ बॉयंसी वैसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर माना जाता है कि सारा के सारा बॉयंसी फोर्स उसी पॉइंट से ऊपर की ओर लग रहा है। इसको हम दोबारा रिपीट कर देते हैं। सेंटर ऑफ बॉयंसी वैसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर माना जाता है कि सारा के सारा बॉयंसी फोर्स उसी पॉइंट से ऊपर की ओर लग रहा है, अर्थात यह एक रिजल्टेंट पोजीशन है। जैसे आप लोग फिजिक्स में रिजल्टेंट पोजीशन निकालना सीखे होंगे, सिमिलर वे में यहां भी रिजल्टेंट पोजीशन ही निकालना है। और आप लोग डीएनएस में अप्लाइड फिजिक्स पढ़े होंगे, अप्लाइड फिजिक्स में भी यह पढ़ना है। और यदि आप 10+2 अच्छा से पढ़े होंगे तो 10+2 के फिजिक्स में भी यह चीज पढ़ना है। अब यदि कोई आपको सेंटर ऑफ बॉयंसी डिफाइन करने के लिए कहे तो आप इंग्लिश में क्या डिफाइन कीजिएगा?
तो इसका आप डिफिनेशन बताइएगा। सेंटर ऑफ बायंसी ऑफ ए शिप इज ए इमेजिनरी पॉइंट थ्रू विच टोटल बायंसी फोर्स एक्ट वर्टिकली अपवर्ड विथ ए फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। बुक में क्या डिफिनेशन दिया हुआ है उसको आप नहीं देखिएगा, जो मैं आपको बताया सेम टू सेम सिंपल लैंग्वेज में वही लिख दीजिएगा, या अपने से भी जो आपको बने वही लिख दीजिए। आप समझ गए, आप उसी को इंग्लिश में लिख दीजिए। तो आप यहां पर एक डिफिनेशन सेंटर ऑफ बायंसी का समझ गए। सेंटर ऑफ बायंसी को कई तरीका से डिफाइन किया जा सकता है, आप चाहें तो जो मर्जी वो डिफिनेशन लिख सकते हैं, या 10+2 में या डीएनएस में जैसे पढ़े होंगे वैसे भी आप लिख सकते हैं। उसी प्रकार और भी मैं डिफिनेशन अभी आपको मैं बताता हूं, जैसे जैसे मैं समझाता रहूंगा वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूंगा। अब आप सेंटर ऑफ बायंसी का पोजीशन किस प्रकार निकालते हैं, अर्थात इसका पोजीशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आप सीखिए, क्योंकि यही आपको कैलकुलेट करके निकालना होगा। तो चलिए अब हम कैलकुलेशन सीखते हैं। अब देखिए, सेंटर ऑफ बायंसी का पोजीशन शिप द्वारा हटाए गए जो डिस्प्लेस्ड वाटर होता है, शिप जो वाटर को डिस्प्लेस करता है उस डिस्प्लेस्ड वाटर का ज्योमेट्रिक सेंटर ही आपका सेंटर ऑफ बायंसी होता है। अर्थात दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो शिप का सेंटर ऑफ बायंसी शिप द्वारा हटाए गए डिस्प्लेस्ड वाटर का ज्योमेट्रिक सेंटर ही होता है। अब बहुत लोगों को ज्योमेट्रिक सेंटर से दिक्कत हो रहा होगा, हम अभी बताएं। ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर आपका सेंटर ऑफ बायंसी होगा। और जो टर्म अभी हम बताएं ज्योमेट्रिक सेंटर आपका कुछ नहीं है, ये आपका सेंट्रॉइड है, जो आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, बीएससी नॉटिकल साइंस और डीएनए सभी में आप पढ़े होंगे। और यदि ठेठ में बात करें तो ज्योमेट्रिक सेंटर अर्थात सेंट्रॉइड किसी भी शेप का सेंटर जो बिंदु होता है, अर्थात जो मिडिल पॉइंट होता है, उसे ही हम लोग ज्योमेट्रिक सेंटर कहते हैं। तो आप डिस्प्लेस्ड वाटर का मिडिल पॉइंट अर्थात सेंटर निकाल लीजिए, वही उस शिप का सेंटर ऑफ बायंसी होगा। और किसी भी शेप का सेंटर पॉइंट अर्थात मिडिल पॉइंट कैसे निकालेंगे, एकदम आप ठेठ में समझ लीजिए। कोई ऑब्जेक्ट को दो भागों में ऐसा बांटिए कि दोनों को बराबर बराबर मिले, और जिस पॉइंट पर यह दोनों को बराबर बराबर मिल जाएगा वही पॉइंट उसका ज्योमेट्रिक सेंटर होगा, अर्थात मिडिल पॉइंट होगा। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल है, मान लेते हैं रेक्टेंगल 10 मीटर लंबा है और इसका विड्थ जो है 4 मीटर है, तो इसका ज्योमेट्रिक सेंटर क्या होगा, इसका बिल्कुल बीचों बीच आप मान लीजिए, ताकि दोनों को एकदम बराबर बराबर हिस्सा मिले। तो लेंथ वाइज ये 5 मीटर होगा और हाइट वाइज ये 2 मीटर, अर्थात ए वाला पॉइंट एकदम इसका ज्योमेट्रिक सेंटर होगा। उसी प्रकार यदि हम सर्किल की बात करें तो सर्किल का मिडिल पॉइंट क्या होता है, उसका सेंटर। उस सेंटर से यदि हम किसी भी प्रकार दो भाग में बांटेंगे तो दोनों व्यक्ति को बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। यदि कोई आइसोसेलस ट्रेंगल है, आइसोसेलस मतलब हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु, जिसकी दो भुजा बराबर हो, मान लेते हैं ये 6 मीटर, ये 6 मीटर, ये 10 मीटर, तो इसका ज्योमेट्रिक सेंटर क्या होगा, इसमें ऐसा पॉइंट निकालिए कि यदि उस पॉइंट से बांट दिया जाए तो बराबर हिस्सा बटे। और आइसोसेलस ट्रेंगल में वह पॉइंट जो है टॉप से 2/3 डिस्टेंस पर होता है, अर्थात यदि मान लेते हैं इसका टोटल हाइट जो है वह आपका 10 मीटर है, तो यह ऊपर से 2/3 होगा, 2/3 इंटू 10, और नीचे से 1/3 होगा, अर्थात 1/3 इंटू 10। यह इतना हाइट पर यह जो सेंटर पॉइंट होगा यही इसका ज्योमेट्रिक सेंटर होगा। ये वाला आप याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी। कोई भी आइसोसेलस ट्रायंगल का ज्योमेट्रिक सेंटर उसके टॉप से 2/3 डिस्टेंस पर होता है और उसके बेस से 1/3 डिस्टेंस पर होता है। आप ऐसे भी देख रहे होंगे कि नीचे में ज़्यादा हिस्सा है, तो यदि बांटना होगा तो उसको नीचे आना होगा। तो यदि उसको बराबर बराबर एरिया बांटना होगा तो यह इसको नीचे आना होगा। यदि हम इससे ऐसे बांट देंगे तो अब ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया दोनों बराबर होगा। अर्थात यूं समझिए, यदि कोई ट्रेंगुलर रोटी है और उसे बराबर बराबर हिस्सा में बांटना है तो पहले उसको ज्योमेट्रिकल सेंटर निकालना होगा और उसके बाद उसको बराबर बराबर दो हिस्सा में बांटा जा सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे, किसी भी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट का, शिप ही नहीं कोई भी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट हो, और यदि उसका सेंटर ऑफ बायंसी निकालना है तो वह ऑब्जेक्ट द्वारा जो वाटर डिस्प्लेस किया गया है उसका आप ज्योमेट्रिक सेंटर निकाल लीजिए, वही उसका सेंटर ऑफ बायंसी होगा।
तो सेंटर ऑफ बायंसी का एक डिफिनीशन मैं पहले बताया था। तो सेंटर ऑफ बायंसी का आप दूसरा डिफिनीशन ज्योमेट्रिक सेंटर के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं या ओरल में पूछ दिया जाए तो यह भी आप कह सकते हैं, सेंटर ऑफ बायंसी ऑफ ए शिप इज द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। डिस्प्लेस्ड वाटर का जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा वही शिप का सेंटर ऑफ बायंसी होगा। अब देखिए, शिप जब पानी में फ्लोट करेगा तो शिप जितना पानी के अंदर रहेगा उतना ही वह वाटर को डिस्प्लेस करेगा। तो यदि हम मान लें ये जो ग्रीन वाला शिप है, इस पर ये जो रेड लाइन है, ये आपका वाटर लेवल है। तो पानी के अंदर ये वाला जो शेप है यह शिप का अंदर होगा। जितना पानी के अंदर होगा और जिस शेप में होगा वैसा ही शेप जो अभी हम ब्लू से मार्क कर रहे हैं पानी को डिस्प्लेस करेगा। तो यही शेप का यदि हम ज्योमेट्रिक सेंटर निकाल दें तो वो हमारा ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर होगा। क्योंकि हम जानते हैं शिप का जैसा शेप पानी के अंदर होगा सेम टू सेम वैसा ही शेप में वाटर को डिस्प्लेस करेगा और उतना ही वॉल्यूम वाटर को डिस्प्लेस करेगा। यदि मान लेते हैं कोई शिप है और कोई शिप का बल्बस बाउ होगा तो पानी के अंदर बल्बस बाउ के लेते हुए शेप जो है वह वाटर को डिस्प्लेस करेगा। अतः शेप ऑफ वाटर डिस्प्लेस जो है वह बराबर होगा अंडर वाटर शेप ऑफ शिप के। शिप का शेप जैसा पानी के अंदर होगा वैसा ही शेप जो है जो डिस्प्लेस्ड वाटर है उसका होगा। और हमें डिस्प्लेस्ड वाटर का ज्योमेट्रिक सेंटर निकालना है और उसका सेंटर निकालने के लिए हमें उसका शेप की जानकारी होना जरूरी है। तो हमें यहां से पता चल गया कि उसका शेप वही होगा जो शिप के अंडर वाटर शेप होगा। अतः यदि हम अंडर वाटर शेप ऑफ शिप जो है उसका ज्योमेट्रिक सेंटर हम निकाल दें और मान ले ये जो अंडर वाटर शेप है उसका ज्योमेट्रिक सेंटर यह पॉइंट है, तो यही जो है सेंटर होगा डिस्प्लेस्ड वाटर का। डिस्प्लेस्ड वाटर का भी ज्योमेट्रिक सेंटर यही होगा, अर्थात हमारा सेंटर ऑफ बायंसी भी इसी पोजीशन पर होगा। क्योंकि हम आपको बता चुके हैं सेंटर ऑफ बायंसी का पोजीशन जो है ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर होगा, और जो ज्योमेट्रिक सेंटर डिस्प्लेस्ड वाटर का होगा वही ज्योमेट्रिक सेंटर अंडर वाटर शेप ऑफ शिप का होगा। तो हम यहां से यह भी लिख सकते हैं सेंटर ऑफ बायंसी का पोजीशन जो है ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ अंडर वाटर शेप ऑफ शिप। शिप का जो अंडर वाटर शेप होगा उसका ज्योमेट्रिक सेंटर ही सेंटर ऑफ बायंसी का पोजीशन होगा। तो हम तीसरा तरीका से सेंटर ऑफ बायंसी को यह भी डिफाइन कर सकते हैं, सेंटर ऑफ बायंसी इज द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ अंडर वाटर शेप ऑफ शिप। आप बुक में देखे होंगे अंडर वाटर शेप के जगह वहां लिख रखा होगा अंडर वाटर वॉल्यूम ऑफ शिप। तो आप ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ अंडर वाटर शेप ऑफ शिप कहिए या ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ अंडर वाटर वॉल्यूम ऑफ शिप कहिए, दोनों एक ही चीज है। तो आपको जो मर्जी हो वो आप लिख सकते हैं। अब आप देखिए सेंटर ऑफ बायंसी का इंडिकेशन किस प्रकार दिया जाता है। इंडिकेशन ऑफ सेंटर ऑफ बायंसी ऑफ शिप, अर्थात सेंटर ऑफ बायंसी को शिप के किस किस रिफरेंस लाइन से आपको डिनोट किया जाता है। जब मैं आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ाया था तो उस समय में बताया था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को दो रिफरेंस शिप के लाइन से डिनोट किया जाता है, एक तो है कील और दूसरा फ्रॉम आफ्ट परपेंडिकुलर। आप ध्यान रखिएगा ये दोनों चीज काफी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम चीज जो है आफ्ट परपेंडिकुलर और कील यही दोनों से इंडिकेट किए रहता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरह सेंटर ऑफ बायंसी भी कील और आफ्ट परपेंडिकुलर से डिनोट किया जाता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, एक लिखेंगे हाइट एबव कील। सेंटर ऑफ बायंसी का पोजीशन जो है हाइट एबव कील से लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये जो शिप था, इस शिप का सेंटर ऑफ बायंसी यहां है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कील से यह कितने ऊपर है। मान लेते हैं यह 3 मीटर है, तो इसका सेंटर ऑफ बायंसी का पोजीशन हो गया 3 मीटर एबव द कील। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, अर्थात इसका सिंबल क्या है, तो इसका सिंबल है आपका KB। यहां पर लिखेंगे KB इक्वल टू 3 मीटर। जिस प्रकार हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी को यदि कील से हम डिनोट करते थे तो वहां लिखते थे KG। K मतलब कील और G मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिनोट कर रहा है, अर्थात कील से
सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का डिस्टेंस। तो यहां पर के मतलब कील और बी मतलब सेंटर ऑफ बायंसी, अर्थात कील से सेंटर ऑफ बायंसी के बीच का डिस्टेंस। और हम जानते हैं कील से सेंटर ऑफ बायंसी ऊपर ही होगा, इसीलिए के बी इजकल टू 3 मीटर, मतलब कील से 3 मीटर एबव, अर्थात बी जो है यह सेंटर ऑफ बायंसी को डिनोट कर रहा है। अब आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी में ए जी हम बताए थे, ए मतलब आप परपेंडिकुलर, जी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहां पर भी इसका दूसरा जो है डिनोशन होता है डिस्टेंस फ्रॉम आप परपेंडिकुलर। आप परपेंडिकुलर से कितना फॉरवर्ड में है। आप परपेंडिकुलर से तो पीछे तो नहीं जाएगा, या जाएगा तो फॉरवर्ड ही जाएगा। सिमिलर वे में यदि हम फॉरवर्ड परपेंडिकुलर से लेते हैं तो यह फॉरवर्ड परपेंडिकुलर से तो फॉरवर्ड नहीं जाएगा, फॉरवर्ड परपेंडिकुलर से आप की ओर जाएगा। लेकिन नॉर्मली 90 to 99% चांस जो है वह आपको आप परपेंडिकुलर से ही डिस्टेंस देगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम आप परपेंडिकुलर, और इसको हम डिनोट करते हैं ए बी से। जैसे यहां ए जी था उसी प्रकार बायंसी आएगा तो ए बी। मान लेते हैं यह डिस्टेंस जो है यह 70 मीटर है, तो यहां पर हो जाएगा ए बी इजकल टू 70 मीटर। मतलब शिप का सेंटर ऑफ बायंसी आप परपेंडिकुलर से 70 मीटर फॉरवर्ड की ओर है। और एजी को एक और तरीका से डिनोट करते हैं, हम वहां आपको बताए थे, जब क्रीम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट देखिएगा हिंडशिप का, वहां लिखले रहेगा एलसीजी, लॉन्गिट्यूडनल सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉरवर्ड फ्रॉम आप परपेंडिकुलर। तो उसी प्रकार एबी को यहां पर वह लिखेगा एलसीबी, जी के जगह बी आ जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल सेंटर ऑफ बायंसी, और वहां पर लिखेगा फॉरवर्ड फ्रॉम आप परपेंडिकुलर या फॉरवर्ड ऑफ आप परपेंडिकुलर। तो ए बी कहिए या एल सी बी, फॉरवर्ड फ्रॉम आप परपेंडिकुलर, दोनों एक ही चीज है। और के बी को भी सी बी भी लिखेगा, यह आपको हिंडशिप वाले में लिखेगा वर्टिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो वर्टिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब के बी। और हम आपको जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ा रहे थे तो वहां पर बताए थे कि 90 to 99% में तो आप परपेंडिकुलर से ही डिस्टेंस दिखाता है, लेकिन कभी कभी कोई कोई शिपयार्ड जब शिप बिल्ड करता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन शिप के एमिडशिप से दिखाता है, और एमिडशिप को एच से डिनोट करते हैं। उसी प्रकार सेंटर ऑफ बायंसी को भी कोई कोई शिपयार्ड आप परपेंडिकुलर से न देके शिप के मिडशिप से देगा, और शिप के मिडशिप का डिनोशन क्या होता है, अर्थात सिंबल क्या होता है, एच। तो वहां पर यह भी लिख सकता है एच बी इजकल टू 5 मीटर, अर्थात सेंटर ऑफ बायंसी शिप के मिडशिप से 5 मीटर के डिस्टेंस पर है। लेकिन इसमें जो है एक टर्म और लिखेगा, फॉरवर्ड या आफ्ट, क्योंकि मान लेते हैं कोई शिप है और यह शिप का मिडशिप जो है यहां पर है एच। अब लिख दिया एच बी इजकल टू 10 मीटर, तो 10 मीटर फॉरवर्ड भी हो सकता है, 10 मीटर आफ्ट भी हो सकता है। तो वहां पर यह जरूर लिखेगा एच बी इजकल टू 10 मीटर फॉरवर्ड, मतलब सेंटर ऑफ बायंसी मिडशिप से 10 मीटर फॉरवर्ड है। यदि आप लिख रहा तो 10 मीटर आफ्ट है, तो यहां पर उसी प्रकार लिखेगा एच बी 5 मीटर आफ्ट, मतलब सेंटर ऑफ बायंसी शिप के मिडशिप से 5 मीटर आफ्ट है। और यह ओनली 1% ही केस है उसमें रहता है, ना तो मैक्सिमम 90 to 99% आपको ए बी या एल सी बी देगा। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था, आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। और सेंटर ऑफ बायंसी के कॉन्सेप्ट से आपको ओरल में बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो मैं कॉन्सेप्ट बताया हूं वह सारा के सारा 2 से 3 बार आप रिवीजन कर लीजिएगा, 2 से 3 बार देखिएगा, और आप उसको मेन पॉइंट को कॉपी में नोट करते जाइएगा, आप ओरल में कभी नहीं फंसिएगा। और यदि मेरा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों मित्रों को शेयर कीजिए। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट हमें बताना रह गया, वो मैं आपको बता देता हूं, यह आपको ओरल में पूछ सकते हैं। अभी हम बताएं सेंटर ऑफ बायंसी का जो पोजीशन है वह ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर के बराबर होगा, अर्थात ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ अंडर वाटर शेप ऑफ शिप। और शिप का जैसे जैसे ड्राफ्ट बढ़ेगा वैसे वैसे अंडर वाटर शेप जो है वह बदलता जाएगा, क्योंकि शिप का जो शेप है वह कोई बॉक्स टाइप नहीं होता है, इसीलिए उसका शेप जो है वह जैसे जैसे ड्राफ्ट बढ़ेगा या घटेगा तो उसका शेप भी चेंज होता रहेगा, और ड्राफ्ट चेंज होगा उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा। अतः शिप का जो सेंटर ऑफ बायंसी है शिप के ड्राफ्ट पर डिपेंड करता है, अर्थात जैसे जैसे ड्राफ्ट शिप का चेंज होगा वैसे वैसे शिप का सेंटर ऑफ बायंसी जो है उसका पोजीशन भी चेंज होता रहेगा। और यह क्यों चेंज होगा, क्योंकि ड्राफ्ट चेंज होगा तो अंडर वाटर वॉल्यूम चेंज होगा, और
उसका शेप भी चेंज होगा। तो सर्वेयर यहां से आपको पूछ सकते हैं, इज सेंटर ऑफ बायंसी पोजीशन कांस्टेंट थ्रू आउट द ड्राफ्ट? तो इसका आंसर है नो। उसके बाद यह आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाई, ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर होगा बिकॉज ऑफ एज ड्राफ्ट चेंज अंडर वाटर वॉल्यूम चेंज एंड एज ड्राफ्ट चेंज अंडर वाटर शेप ऑफ शिप ऑल्सो चेंज, दैट्स वाई सेंटर ऑफ बायंसी चेंजेज विथ ड्राफ्ट। हम उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे मित्रों को शेयर कीजिए। अब आइए जो हम कॉन्सेप्ट बताए हैं उस पर एकदम सिंपल सा एग्जांपल एक दो दे देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पर चलते हैं, जिससे आपको काफी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत भी नहीं होगा। अब देखिए, मान लेते हैं कोई यह शिप है, यह पूरे बॉक्स की तरह है, अर्थात बॉक्स टाइप शिप है। इसका लेंथ जो है मान लेते हैं 100 मीटर है, इसका ब्रेथ 20 मीटर है और इसका हाइट जो है वह है 10 मीटर। मान लेते हैं यह शिप जो है जिसका ड्राफ्ट जो है वह 5 मीटर है। ये बॉक्स टाइप जो शिप है वह 5 मीटर ड्राफ्ट अर्थात 5 मीटर तक पानी के अंदर डूबा है। और यदि इस क्वेश्चन में पूछ दिया जाए फाइंड सेंटर ऑफ बायंसी विथ रिस्पेक्ट टू कील, कील के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ बायंसी का पोजीशन बता दीजिए, अर्थात फाइंड केबी, आप शिप का केबी बताइए, दोनों एक ही चीज हुआ है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे। अभी मैं आपको बताया सेंटर ऑफ बायंसी जो है वह आपका ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर के बराबर होगा, अर्थात जो डिस्प्लेस्ड वाटर का ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ बायंसी होगा। और डिस्प्लेस्ड वाटर का ज्योमेट्रिकल सेंटर कहां होगा? जो शिप का अंडर वाटर जो वॉल्यूम होगा उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही जो है ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर होगा और वही आपका सेंटर ऑफ बायंसी होगा। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका ड्राफ्ट जो है 5 मीटर है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है। यदि क्वेश्चन में नहीं देगा तो आपको ड्राफ्ट निकालना होगा, जैसे आप लोग चैप्टर 1 से चैप्टर 4-5 तक निकाले हैं, सेम उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आपको ड्राफ्ट निकालना होगा। हम यहां पर डायरेक्ट ड्राफ्ट 5 मीटर दे दिए। अब आपको केबी निकालना है, सेंटर ऑफ बायंसी का पोजीशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू कील, और कील इसका क्या होगा, यही ना, ये जो बॉटम वाला जो बेस है ये आपका कील होगा। और यदि हम मान लीजिए ये सेंटर ऑफ बायंसी का पोजीशन है ये वाला, तो इसको आपको ये डिस्टेंस निकालना है, और मैं आपको बताया इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर निकाल लीजिए। और ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या होता है, इसका बिल्कुल मिडिल पॉइंट निकालिए। तो देखिए पानी के अंदर ये 5 मीटर अंदर है, तो ये जो मैं अभी ग्रीन से मार्क कर रहा हूं, सॉरी ब्लू से मार्क कर रहा हूं, ये जो ब्लू वाला जो पार्ट है इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ बायंसी होगा। अब पानी के अंदर 5 मीटर है, यदि हम इसको मिडिल पॉइंट निकालेंगे अर्थात बराबर बराबर भागों में बांटेंगे तो 5 का आधा कितना होगा, ऊपर से ये अढ़ाई आएगा 2.5 और नीचे से 2.5, तो इसका केबी कितना हो जाएगा, केबी 2.5 मीटर। अब इसी क्वेश्चन में कह देता आप निकालिए फाइंड सेंटर ऑफ बायंसी विथ रिस्पेक्ट टू आप परपेंडिकुलर, अर्थात आपको केबी बताना है। तो आप कैसे निकालते हैं? अब ये जो शिप है इस शिप का लेंथ जो है यह है 100 मीटर। मान लेते हैं शिप का जो है ये वाला जो है ये आपका आप एरिया है, अर्थात ये हो गया आपका आप परपेंडिकुलर। अब लेंथ वाइज हम फोटो लेते हैं, जब लेंथ वाइज आप डायग्राम ड्रा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 100 मीटर, ये आपका है आप परपेंडिकुलर, और आपको आप परपेंडिकुलर से सेंटर ऑफ बायंसी निकालना है। और इधर ये है आपका फॉरवर्ड परपेंडिकुलर, और शिप जो है वो बॉक्स टाइप है। और हम आपको बताएं जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही जो है उसका सेंटर ऑफ बायंसी होगा। तो यदि हम बराबर बराबर भागों में बांटना है तो आप परपेंडिकुलर से 50 मीटर पर पॉइंट डालेंगे तो वही हमारा मिडिल पॉइंट होगा, अर्थात यही हमारा सेंटर ऑफ बायंसी होगा। तो इस एग्जांपल में ए बी बराबर क्या आ जाएगा, 50 मीटर। तो बस आपको ज्योमेट्रिकल सेंटर निकालना है। आप शिप का जो अंडर वाटर शेप है उसका आप ज्योमेट्रिकल सेंटर निकाल लीजिए और वही आपका आंसर होगा। लेकिन शिप जो है एक्चुअली में बॉक्स टाइप नहीं होता है, इसीलिए वहां पर थोड़ा सा दिक्कत होगा, और उसके लिए जो फिजिक्स वाला फार्मूला का इस्तेमाल करते थे उस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए एक्चुअली में क्या होता है, शिप जो है एक्चुअली में टोटल बॉक्स टाइप नहीं होता है, ये बॉक्स टाइप से थोड़ा सा शेप जो है यह इसका चेंज हो जाता है। अब मान लेते हैं ये जो है ये आपका शिप है,
और हम शिप को आफ्ट से देख रहे हैं, आफ्ट व्यू है। तो यदि हमें इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर निकालना हो, मान लेते हैं इतना एरिया ये जो है पानी के अंदर है, तो यदि हम इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर निकालते हैं तो बिल्कुल बीचों बीच नहीं होगा, क्योंकि यदि बिल्कुल बीचों बीच निकालेंगे तो वह आपका मिडिल पॉइंट नहीं होगा। अर्थात यदि हम इसे दो हिस्सा में बांटें उस पॉइंट से, तो हमें बराबर बराबर हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि नीचे में ये जो पार्ट है ये आपका घटा हुआ है, और सिमिलरली इधर भी। तो जो एग्जैक्ट बीचों बीच पॉइंट होगा यह इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं होगा, इससे थोड़ा सा ऊपर ये आपका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, और यही इसका सेंटर ऑफ बायंसी होगा। ये जो सेंटर ऑफ बायंसी का पोजीशन होगा फ्रॉम कील, क्योंकि यह कील से निकाल रहा है, ये हमारा आर्क व्यू है। और उसी प्रकार यदि कोई शिप शेप है और यदि इसका सेंटर ऑफ बायंसी हम आफ्ट परपेंडिकुलर से निकालें, तो शिप जो है बॉक्स टाइप तो होता नहीं है, और यदि हम आफ्ट परपेंडिकुलर से निकालें, ये आपका वाटर लेवल है, तो आफ्ट परपेंडिकुलर से कौन ऐसा पॉइंट जो है वह इसका मिडिल पॉइंट का काम करेगा, जो दोनों तरफ एरिया जो है आधा आधा बांट देगा, तो वही मिडिल पॉइंट आपको खोजना होगा। और यह खोजना बहुत ही कठिन काम है यदि शिप का शेप इस प्रकार बलवत बाव की तरह हो। इसके लिए इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है और कंप्यूटर से सारा कैलकुलेशन और सिम्पसन रूल लगा के किया जाता है। लेकिन यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसा शेप नहीं पढ़ना है। आपको जो है रेक्टेंगुलर, ट्रेंगुलर, सर्कुलर और सेमी सर्कुलर, इस तरह का शेप जो है वह आपको पढ़ना है। और ऐसा शेप का हम आपको ज्योमेट्रिकल सेंटर कहाँ होता है वो बता चुके हैं, सिर्फ आपको बताना रह गया है यदि तीनों शेप या दो शेप एक साथ लगा दिया जाए तो हमें ज्योमेट्रिकल सेंटर किस प्रकार निकालेंगे। ये आपको 7वां 8वां क्वेश्चन से है। तो मैं क्वेश्चन के समय ही इस प्रकार का क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व किया जाता है वो मैं आपको बता दूंगा। तो आइए अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ए बॉक्स शेप्ड वेसल ऑफ डिस्प्लेसमेंट 1640 टन। कोई एक शिप है जिसका डिस्प्लेसमेंट जो है वह दे रखा है 1640 टन, ईच 50 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर वाइड एंड 8 मीटर हाई। अब कहता है ये जो शिप है, इस शिप का 50 मीटर लंबाई है, 10 मीटर इसका चौड़ाई है और 8 मीटर इसका हाई है। कहता है फाइंड हर केबी इन साल्ट वाटर। अब कहता है साल्ट वाटर में इसका केबी निकालिए। केबी मतलब कील से सेंटर ऑफ बायंसी का दूरी निकालिए, अर्थात कील से कितना हाइट पर है। इफ सी इज ऑन इवन कील एंड अप राइट। इवन कील का मतलब जहाज का फॉरवर्ड ड्राफ्ट एंड अप ड्राफ्ट दोनों जो है वह सेम है, अर्थात किसी प्रकार का कोई ट्रिम नहीं है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि बॉक्स शेप यदि कोई शिप होगा तो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर अंडर वाटर का निकाल लीजिए, वही आपका आंसर होगा। लेकिन यदि यह इवन कील नहीं होगा, अर्थात यदि किसी प्रकार एक तरफ का ड्राफ्ट ज़्यादा है और एक तरफ का ड्राफ्ट कम हो, तो अंडर वाटर जो शेप है वह आपका रेक्टेंगुलर नहीं रह जाएगा। और जब रेक्टेंगुलर नहीं रह जाएगा तो आपसे नहीं निकलेगा, यह कंप्यूटर बेस्ड सिमुलेशन से निकालना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर कह दिया है इवन कील है, क्योंकि यदि इवन कील नहीं रहेगा तो अंडर वाटर जो शेप है वह आपका रेक्टेंगुलर नहीं रह जाएगा। और फिर कहा है वह अपराइट भी है, क्योंकि अपराइट भी होना चाहिए। न जहाज पोर्ट की ओर लिस्ट है, न जहाज स्टारबोर्ड की ओर लिस्ट है। यदि पोर्ट या स्टारबोर्ड लिस्ट रहेगा तो अंडर वाटर शेप भी आपका रेक्टेंगुलर नहीं रह जाएगा। मान लेते हैं यह लिस्ट था, पोर्ट या स्टारबोर्ड, जब लिस्ट रहेगा तो एक तरफ का ड्राफ्ट ज़्यादा होगा, एक तरफ का ड्राफ्ट कम होगा। अब आप देखिएगा ये जो हम ब्लैक से भी मार्क कर रहे हैं, इसका अंडर वाटर जो शेप है वह रेक्टेंगुलर नहीं रह गया। सिमिलरली इसमें भी यह रेक्टेंगुलर नहीं रह गया था। तो आपको ज्योमेट्रिकल सेंटर निकालने में काफ़ी दिक्कत होगा और यह मैथमेटिकल इंटीग्रेशन से निकलता है। यदि आप 10+2 में कंपटीशन का तैयारी किए होंगे तो इंटीग्रेशन करके निकाले होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन नहीं करना है, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, तो इसलिए आपको कभी भी इस प्रकार का शेप नहीं देगा। इसीलिए यहाँ पर लिख दिया है इफ सी इज ऑन इवन कील एंड अपराइट, और यह एक तरह का आपको अंडरस्टूड ही मानना है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं रहेगा तो आपसे निकलेगा ही नहीं। तो अब आप देखिए आपको केबी निकालना है, और हम अभी बताएं बॉक्स टाइप वेसल में केबी जो है वह ड्राफ्ट के आधा होता है। जो ड्राफ्ट होगा उसका जो आधा होगा, हाफ होगा, वही होगा केबी। अभी मैं आपको न्यूमेरिकली निकाल के बता चुका हूं। यहां पर मैं बताया था
यदि ड्राफ्ट 5 मीटर है तो केबी कितना होगा 2.5, जो कि ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या होगा इसके बिल्कुल बीचों बीच अर्थात हाफ होगा। तो बॉक्स टाइप वेसल का केबी जो है वह ड्राफ्ट का हाफ होता है। तो यहाँ से आपको ड्राफ्ट निकालना है, और मैं एग्जाम्पल में ड्राफ्ट डायरेक्ट दिया था और वहाँ मैं आपको बताया था क्वेश्चन में डायरेक्ट ड्राफ्ट नहीं देगा। फर्स्ट चैप्टर में आपको बताए हैं ड्राफ्ट कैसे निकालना है। हम जानते हैं शिप का जो डिस्प्लेसमेंट है 1640, यह किसके बराबर होगा, अंडर वाटर वॉल्यूम ऑफ शिप इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर का डेंसिटी किस वाटर में फ्लोट कर रहा है, साल्ट वाटर, अर्थात 1.025। अब यहां पर अंडर वाटर वॉल्यूम ऑफ शिप का लेंथ मालूम है 50 इंटू इसका विड्थ भी मालूम है 10 इंटू ड्राफ्ट नहीं मालूम है, यही तो आपको निकालना है। ड्राफ्ट को मान लेते हैं डी। लेट यहां पर लिख दीजिएगा, लेट ड्राफ्ट ऑफ वेसल इक्वल टू डी इंटू 1.025। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, यहां से आपको डी का वैल्यू आ जाएगा, डी बराबर आपका आ जाएगा 3.2 मीटर। और यह पूछ रहा था केबी, और हम बताएं बॉक्स शेप वेसल का केबी क्या होता है, ड्राफ्ट का आधा। तो 3.2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1.6 मीटर, अर्थात इसका सेंटर ऑफ बॉयंसी कील से 1.6 मीटर ऊपर होगा। यही आपका आंसर है। आंसर हम मिला लेते हैं। चैप्टर 8 पहला 1.6 मीटर। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए बॉक्स शेप वेसल 60 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 10 मीटर फ्लोट इन डॉक वाटर आरडी 1.020 एट इवन किल ड्राफ्ट 6 मीटर। फाइंड हर केबी इन डॉक वाटर ऑफ आरडी 1.004। यहां पर शिप का केबी निकालना है इन वाटर 1.004, और आप जानते हैं केबी जो है ड्राफ्ट का आधा होता है, अर्थात आपको इन वाटर 1.004 में आपको ड्राफ्ट निकालना है। और आप जानते हैं जैसे जैसे डेंसिटी चेंज होता है शिप का ड्राफ्ट भी चेंज हो जाता है। तो आप इस वाटर में ड्राफ्ट निकालिए और उसका आधा करिए, वही आंसर हो गया। और देखिए यहाँ पर बॉक्स शेप वेसल दिया है, यह भी दिया है इवन किल ड्राफ्ट है 6 मीटर, अर्थात इसमें कोई ट्रिम नहीं है। लेकिन यहाँ पर अपराइट के बारे में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन मान के चलना है शिप अपराइट है, क्योंकि मैं आपको बता चुका अपराइट नहीं रहेगा तो आपसे नहीं निकलेगा। अब देखिए इसका ड्राफ्ट कैसे निकालेंगे, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, और जो पहला चैप्टर अच्छा से जानते होंगे वह आसानी से इसे बना लेंगे। और बहुत लोग तो सोचते हैं कि अरे पहला चैप्टर से क्या क्वेश्चन आता है। अब जिन्हें पहला चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होगा उन्हें ड्राफ्ट ही नहीं निकलेगा। अब देखिए इनिशियल जो आरडी है 1.020 उसका ड्राफ्ट दे रखा है, और बॉक्स शेप वेसल का डायमेंशन भी दे रखा है, तो हमें वहां से डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेसल पहले हम निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेसल इक्वल टू, यह क्या होता है, अंडर वाटर वॉल्यूम ऑफ शिप इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इन बीच फ्लोटिंग। वह कौन सा वाटर में फ्लोट कर रहा था, 1.020 में। अब अंडर वाटर वॉल्यूम कितना होगा, लेंथ 60 इंटू विड्थ 10 इंटू ड्राफ्ट कितना था 6 मीटर था इंटू 1.020, यह इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। आपका यदि वाटर का डेंसिटी चेंज होता है तो ड्राफ्ट तो चेंज होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट उतना ही रह जाएगा। तो यहां पर लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट रिमेन्स कांस्टेंट, देयरफॉर 60 इंटू 10 इंटू 6 इंटू 1.020। आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, हम नहीं कर रहे हैं टाइम बचाने के चलते। ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा या किसके बराबर होगा, अंडर वाटर वॉल्यूम ऑफ शिप इन आरडी 1.004 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इन विच शिप इज फ्लोटिंग। अब किसमें फ्लोट कर रहा है, 1.004। अब अंडर वाटर वॉल्यूम इन आरडी 1.004 कितना आ जाएगा, लेंथ 60 इंटू विड्थ 10 इंटू, अब यहां पर ड्राफ्ट जो है हमें निकालना है 1.004 में। हम मान लेते हैं इन आरडी 1.004 ड्राफ्ट है डी, और यहां पर चाहे तो आप लिख दीजिएगा ब्रैकेट में लेट डी इजकल टू ड्राफ्ट ऑफ वेसल इन आरडी 1.004 इंटू 1.004। अब ये जो इक्वेशन आया इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, इससे आपको ड्राफ्ट मिल जाएगा। अब देखिए 60 से 60 ये कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से सिंप्लीफाई कर लीजिए, 6 इंटू 1.020 और डिवाइडेड बाई 1.004। यहां से ड्राफ्ट आ गया 6.10 मीटर। और केबी क्या होता है, केबी
इन RD 1.004 इजकल टू ड्राफ्ट इन 1004 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर आपको ड्राफ्ट इन 1.004 कितना आया था, 6.10 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, ये आपका जाएगा 3.05। यही आपका आंसर होना चाहिए। आंसर हम मिला लेते हैं। आपका एक्सरसाइज 8 का दूसरा 3.048 आंसर आया 3.05। ये ठीक है, ये डेसिमल का 1 पॉइंट आएंगे पीछे, कोई बड़ी बात नहीं है, वो राउंडिंग ऑफ के कारण होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ट्रेंगुलर शेप्ड वेसल ऑफ डिस्प्लेसमेंट 650 टन। कोई ट्रेंगुलर शेप जहाज है और जिसका डिस्प्लेसमेंट जो है वह दे रखा है 650 टन। यह फ्लोट कर रहा है इन RD 1.015। हर वाटर प्लेन इज रेक्टेंगल 30 मीटर इंटू 8 मीटर। यह जो शिप फ्लोट कर रहा है जिस ड्राफ्ट पर, उसका वाटर प्लेन एरिया जो है वह दे रखा है। और वाटर प्लेन एरिया क्या होता है यह मैं आपको बता चुका हूं। आप पिछला लेक्चर देखिए, 30 मीटर इंटू 8 मीटर। कहता है फाइंड हर केबी, इस शिप का केबी निकालने के लिए कहता है। अब देखिए शिप जो है आपका ट्रेंगुलर शेप है और नॉर्मली शिप इसी प्रकार रहता है, कुछ ऐसा। नॉर्मली शिप ऐसा ही रहता है ना। मान लेते हैं इस शिप जो है ट्रेंगुलर शेप जो शिप है उसका ड्राफ्ट D है और जिस ड्राफ्ट पर यह फ्लोट कर रहा है उसका वाटर प्लेन का एरिया दे रखा है। वाटर प्लेन का एरिया कितना दे रखा है, 30 मीटर लंबा और 8 मीटर इसका विड्थ है। आप पिछला लेक्चर जाके डिटेल में देखिए। अभी हम वाटर प्लेन समझाने लगेंगे तो आपका आधा घंटा इसी में लग जाएगा। और ये शिप जो है कुछ इस प्रकार अंडर वाटर वॉल्यूम रखे हुए है। नॉर्मली शिप ऐसा ही रहता है। अब जो है यह केबी पूछ रहा है, अर्थात ये जो कील है इस कील से सेंटर ऑफ बॉयंसी का पोजीशन आपको बताना है। मान लेते हैं इसका COB यहाँ पर है, तो इस कील से इसका सेंटर ऑफ बॉयंसी का ये पोजीशन आप बता दीजिए। अब देखिए हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट इजकल टू अंडर वाटर वॉल्यूम ऑफ शिप इंटू डेंसिटी। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 650, तो 650 किसके बराबर होगा, अंडर वाटर वॉल्यूम ऑफ शिप इंटू डेंसिटी। यहाँ पर डेंसिटी दे रखा है 1.015, तो यहाँ से अंडर वाटर वॉल्यूम हमें कितना मिल जाएगा, 650 डिवाइडेड बाई 1.015, ये आपका आ जाएगा 640.4। ये आपका अंडर वाटर वॉल्यूम हो गया। और हम जानते हैं ये जो ट्रेंगुलर शेप है इसका अंडर वाटर वॉल्यूम कितना होगा, ये जो ट्रेंगल है इसका एरिया इनटू इसका लेंथ, इस एरिया में इसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें अंडर वाटर वॉल्यूम मिल जाएगा। तो यही हम यहाँ रख दे रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रेंगल इंटू लेंथ इजकल टू 640.4 मीटर क्यूब। अभी हम आपको बताए थे लिखा रहे या ना लिखा रहे, मानना है शिप जो है बिल्कुल इवन कील और अपराइट है। और यह जब अपराइट होगा तो ये जो ट्रेंगल है इस ट्रेंगल का ये साइड और ये साइड दोनों बराबर होगा, अर्थात यह जो है यह आइसोसेलस ट्रेंगल होगा। और आइसोसेलस ट्रेंगल से जब कोई परपेंडिकुलर डाला जाएगा तो इसके बेस को 2 भागों में डिवाइड कर देगा। और अभी जो है हम बताए थे इसका विड्थ जो है 8 मीटर है, क्योंकि रेक्टेंगुलर प्लेन एरिया जो है उसका डायमेंशन दे रखा है। तो ये हो जाएगा 4 मीटर और ये हो जाएगा 4 मीटर। ये आइसोसेलस ट्रेंगल का प्रॉपर्टी है। यदि इसके शीर्ष से बेस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए तो यह बेस को 2 भागों में इक्वल बांट देगा। और अभी जो है इस प्रॉपर्टी का यूज नहीं है, लेकिन आगे किसी न किसी क्वेश्चन में जरूर होगा, इसीलिए मैं अभी आपको बता देता हूँ। और हम जानते हैं आइसोसेलस ट्रेंगल का हम एरिया कैसे निकालते हैं, इसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और यहाँ पर यह जो हाइट है, यह हाइट किसके बराबर होगा, यह ड्राफ्ट के बराबर होगा, जिसको हम D मान रखे हैं पहले ही से, यही हमारा हाइट होगा। तो यही हम रख दे रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस हमको मालूम है 8 मीटर, 8 इंटू हाइट, और हाइट जो है वह इसका ड्राफ्ट है D इंटू लेंथ, लेंथ इसका 30 इजकल टू 640.4। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो D बराबर आपका आएगा 5.337 मीटर। अर्थात यहाँ से आपको ड्राफ्ट जो है वह मिल गया। ये जो ट्रेंगुलर शेप जो शिप है इसका ड्राफ्ट आपको आ गया 5.337 मीटर।
और अभी हम आपको कॉन्सेप्ट में समझाए थे किसी भी आइसोसेलस ट्रायंगल का, देखिए यहाँ पर हम समझाए हैं, अभी छोटा में दिख नहीं रहा होगा। किसी भी आइसोसेलस ट्रायंगल का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वह टॉप से 2/3 और बेस से 1/3 होता है। अतः ये जो टॉप है अर्थात ये जो शीर्ष है, शीर्ष से इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर का डिस्टेंस जो है वह 2/3 होगा और इसका बेस से 1/3 रहता है। यह मैं आपको कॉन्सेप्ट के समय समझा दिया था। और आपको इसका हाइट अर्थात डी मालूम है, तो इसका आप ज्योमेट्रिकल सेंटर आसानी से निकाल सकते हैं। इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या हो जाएगा, आपको इसका डी मालूम है अर्थात इसका हाइट मालूम है, तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर ये जो शीर्ष है ये शीर्ष से कितना ऊपर होगा, 2/3 अर्थात 5.337 × 2 डिवाइडेड बाई 3। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आपका आएगा 3.558 मीटर। और जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही आपका सेंटर ऑफ बायेंसी होगा। और ये जो ट्रायंगल का शीर्ष टॉप जो है यही जो है इस शिप का कील है, अर्थात कील से सेंटर ऑफ बायेंसी का दूरी आपको मिल गया। वही आपको केबी जो है वह पूछ रहा था, तो केबी इजकल टू 5.337 × 2 डिवाइडेड बाई 3 इजकल टू 3.558 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। हम आंसर मिला देते हैं, तीसरा 3.558 आपका आंसर आ गया। तो देखिए मैं जिस प्रकार आपको कॉन्सेप्ट समझाया था सिमिलर उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन बता दिया हूं। और यदि मेरा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों मित्रों को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूं और आप लोग शेयर करते नहीं हैं। क्योंकि बहुत लोग सेल्फी टाइप पे होते हैं, वह सिर्फ अपना काम से मतलब रखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 से आप तब तक बनाइएगा, और यदि कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में डाल के हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी कमेंट होगा और जो भी डाउट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। यदि मेरा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों मित्रों को शेयर करें।